Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss section B part sample paper BSc third year students inorganic chemistry part थर्ड वीडियो है हमारी। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने सिर्फ सेक्शन ए को कवर किया था, फिर हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेक्शन बी में आता है। तो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं जिसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 क्वेश्चंस होंगे। 3 मार्क्स के बताया था 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये है आपकी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें मेटल होते हैं और पांचों लिगेंड्स होते हैं और सारे मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ जब सेम होती है तो इसे कहते हैं आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। अगर आपके पास जेड एक्सिस पे जो लिगेंड है उसको हम खींचेंगे तो ये जेड आउट बनेंगे। क्या बनेंगे? जेड आउट। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म हो गई। एक टाइम ऐसा है कि आपने जेड एक्सिस के लिगेंड को पूरा कंप्लीटली खींचा और ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बन गया। तो आपके ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर बनने का सफ़र कुछ इस तरीके का होता है। व्हेन वी स्ट्रेच जेड एक्सिस लिगेंड आउटसाइड देन इट फॉर्म्स जेड आउट और डिस्टॉर्टेड octahedral and also called tetragonal geometry, and if we completely remove z axis ligand then it will become square planar complex compound। तो अभी हमें पता है कि जब हम स्प्लिटिंग दिखाते हैं, हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, तो हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आओ सीखें। तो सबसे पहले हम यहाँ से दिखाते हैं आपको कि सबके सब जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल की एनर्जी एक ही लेवल पर होती है। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। लिगेंड अप्रोच करता है एक्सिस से तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। कैसे? 3 ऑर्बिटल एक साथ T2G और 2 ऑर्बिटल एक साथ EG। और अगर हम जेड, ये है ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आप ये बात पहले से भी जानते हो। T2G EG इनके नाम क्या हैं? DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2, यही नाम होते हैं। 3 ऑर्बिटल प्लेन पे होते हैं और ये 2 ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं। क्यों? क्योंकि DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2, तो ये जो लिगेंड एक्चुअली में होते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में एक्सिस में होते हैं। तो लिगेंड अप्रोच कहाँ से करता है? एक्सिस वाली साइड से, तभी एक्सिस पे ही लिगेंड जुड़ेंगे और रिपल्शन के कारण इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और T2G की कम हो जाती है। ये तो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन आपने जो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाया है तो जेड वालों को खींचा है तो इनके बीच रिपल्शन कम हो जाएगा इनके साथ, और जब रिपल्शन कम हो जाएगा जेड वालों का तो जेड वालों की एनर्जी कम हो जाएगी। जेड वालों की एनर्जी कम हो जाएगी तो जो जेड वाले हैं वो कम हो जाएंगे, DYZ, DZX। उसके रिस्पेक्ट में XY वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो DXY वालों की एनर्जी बढ़ गई। इस केस में जेड वालों की एनर्जी कम हो जाएगी, DZ2, और DX2Y2 की एनर्जी, XY वालों की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्रागोनल ज्योमेट्री। फिर आपने क्या करा? जेड एक्सिस वालों को कम्प्लीटली रिमूव किया। तो फिर से क्या होता है कि जेड वाले कम्प्लीटली रिमूव हो गए, रिपल्शन बहुत कम हो जाएगा और एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो DYZ की एनर्जी कम, DZX की ज़्यादा, XY वालों की बढ़ जाती है रिपल्शन के कारण, DXY और DZ2 वालों की कम और DX2Y2 वाले की सबसे ज़्यादा। तो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आपको बोलेगा कि इसको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी बोला था उसने क्वेश्चन में। तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे कम एनर्जी किन ऑर्बिटल की है? DYZ इक्वल टू DZX इज़ लेस देन DZ2 इज़ लेस देन DXY इज़ लेस देन DX2Y2। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है। सबसे कम एनर्जी, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। अगर वो आपको कभी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या टेट्रागोनल का पूछ ले तो ये सबसे कम इज़ ग्रेटर देन दिस, मतलब ये वाला ग्रेटर देन होगा, या ये इज़ लेस देन दिस, इससे ज़्यादा एनर्जी DZ2 की, इससे ज़्यादा एनर्जी DX2Y2 की। तो ये है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ऑर्डर इन टेट्रागोनल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और स्क्वायर प्लेनर में पूछे तो ये ऑर्डर है, ये लिखा हुआ भी है।
तो यही क्वेश्चन आपको करना था, इसी को लैंग्वेज बना करके लिख लेंगे। और इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैं कह रहा हूँ उसे नोट करते रहो, बाकी कोई दिक्कत आए तो क्वेश्चन में पूछ लेना, फिर से कंप्लीटली सॉल्व करके लिख के भी भेज देंगे। बाकी होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस सीरीज पे बेस्ड है, वो कैसा होता है वो अभी बताएंगे। जो जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं हम उसको इरेज करते रहते हैं ताकि आपके लिए स्पेस मिल जाए एक्सप्लेनेशन देने के लिए। हम कोशिश यही करेंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराते रहें। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसको भी बता रहे हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल के साथ क्या करना है, किसको एक्सप्लेन करना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तब जब ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन अकर नहीं करता है और जब ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन अकर करता है। तो ये दोनों ही केस मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था एक जगह एक क्वेश्चन में, तो हमने आपको बताया था। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, D1 सिस्टम एग्जांपल तो अभी ले लूँगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D1 कैसा बनेगा, शायद कुछ ऐसा। और इसमें ये जो सिस्टम है ये कैसा है, T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है। और जब T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है तो ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन करता है। मैंने कहा था किसी भी एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है, क्योंकि वो एटम के सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे, स्पिन मोशन और ऑर्बिट मोशन। इन दोनों मोशन के कारण जब चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो मूव करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से आता है, एक तो स्पिन की वजह से और एक ऑर्बिट की वजह से। तो असली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है, ये हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी समझाया था। अदरवाइज डी ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हम जनरली क्या निकाल देते हैं, आप इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लेना, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। तो ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन तब करता है जब T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, या तो ये हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो या खाली हो, तब तो सिमेट्रिकली होगा। जैसे D1 है, ये T2G कैसा है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो ये भी फॉर्मूले में अप्लाई होगा। S और L कहाँ से आएंगे, क्योंकि कौन सा सिस्टम है, D1 सिस्टम है, तो आप यहाँ से निकालते हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख रहे हैं और S की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 नहीं हाफ, और डेल S की वैल्यू जितने एम्पेयर होते हैं उससे एक ज़्यादा आती है, 1। S की वैल्यू चाहिए आपको, और L की वैल्यू बताओ। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2। L की वैल्यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, 2। S और L की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, 4 इंटू हाफ, हाफ प्लस 1 कितना आएगा, 3/2, प्लस L की वैल्यू कितनी आई, 2, और 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। सॉल्व करोगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 और 6 कितना आएगा, ये √8, जो कि कितना बनेगा, 2√2, जो कि 1.414 के आसपास इसकी कुछ वैल्यू आती है। तो आपका जो इसका सॉल्व करके आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग जो भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, हम कहते थे अगर 1 एम्पेयर है तो आंसर 1.7 लिखते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 2 पॉइंट समथिंग क्यों आ रहा है, उसकी वजह है क्योंकि इसमें ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन अकर कर रहा है। अब आप सोचो कि उसने बोला था कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोचो जो किस तरीके का बन जाए, D1। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, TiH2O का होल 6 + 3, X H2O न्यूट्रल लिगेंड 0 × 6 0 = 3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइटेनियम का कितना होता है 22, 4s2 और 3d2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो D1 सिस्टम बनेगा। कौन सा सिस्टम बनेगा, तो D1 सिस्टम इज एन एग्जाम्पल व्हेन ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन अकर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन अकर ना करे, उससे समझाते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझो। D3 सिस्टम ले रहा हूँ क्योंकि हमें पता है D3 सिस्टम में T2G ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिमेट्रिकली फील्ड होंगे। देखो सिमेट्रिकली भरे हैं। अब T2G जब सिमेट्रिकली फील्ड होते हैं तो ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन अकर नहीं करता, और जब ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन नहीं अकर करता तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, 4ss+1, और 4ss+1 लगाएंगे। S की वैल्यू बताओ कितनी है, 3 एम्पेयर है, हाफ 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 कितनी आएगी, 3/2, और 3/2 + 1, तो क्या आएगा फॉर्मूला, 4 × 3/2 और 2 × 1 = 2 + 1, ओ सॉरी 2 × 1 = 2 + 3, 5/2, 4 से 4, 5 × 3 कितना आ गया 15, √15 की वैल्यू कितनी आती है
3.8, जितने अनपेयर होते हैं उतना 0.8, 3 अनपेयर थे 3.8 आंसर आया। एक्स्ट्रा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन अकर नहीं कर रहा है। अब एग्जाम्पल सोचना है तो सोचो, जनरली न्यूट्रल वाले लिगेंड लिया करो। मुझे तो पता है वेनेडियम का 23 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करोगे 3 आएगा। वेनेडियम का 23 होता है, 4s2 3d 3 +2 +3 मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं। +2 में लेंगे तो 2 यहाँ से चले जाएंगे, तो डी में कितना सिस्टम बचेगा? ये D3 सिस्टम। तो D3 सिस्टम कैसा एग्जाम्पल हो गया? जहाँ पर ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन अकर नहीं करता है। तो वो पहले वाले का आंसर हो गया, ये वाला पहला वाला है। और जो अभी इससे पहले मैंने समझाया था टाइटेनियम वाला, वो सेकंड वाले का एग्जाम्पल हो गया। तो होप ये वाले दोनों क्वेश्चंस आपके निपट चुके हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल छांटो। एक्चुअली देखो ध्यान से समझो, ये होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी और ये होता है L ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। अगर आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी डेल एस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1, तो आपके पास जिसके लिए डेल एस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ये मैक्सिमम होगा, तो ग्राउंड स्टेट बनेगा। क्या बनेगा? ग्राउंड स्टेट टर्म। और एल की वैल्यू जो ज़्यादा होगी वो भी ग्राउंड स्टेट टर्म। लेकिन पहले किसको चेक करते हैं? स्पिन को। अब इन ऑप्शंस में से स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3, और इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 1, क्योंकि ये एल की वैल्यू 0 होगी तो एस आएगा, 1 होगी तो पी आएगा, 2 होगी तो डी आएगा, 3 होगी तो एफ आएगा। तो इसमें और इनमें ग्राउंड स्टेट वाले कौन बनेंगे? ये वाले क्या बनेंगे? एक्साइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उससे एक ज़्यादा आती है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, इसका मतलब आपने हुन रूल को फॉलो करके भरे हैं, पेयरिंग नहीं करवाई। और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आप भर रहे हो तो जितने ज़्यादा अनपेयर होंगे मल्टीप्लिसिटी उतनी ज़्यादा आएगी। और ग्राउंड स्टेट में ऐसा ही होता है। लेकिन इनके कम आने का क्या मतलब है? कि चीज़ें पेयर हो चुकी हैं तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कम आ रही है। तो हुन रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग नहीं कराते, सिंगल सिंगल भरते हैं। तो इसीलिए ग्राउंड स्टेट वाले ये बनते हैं जिनका मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अब इनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन बनेगा? उसने आपको सिर्फ ग्राउंड स्टेट टर्म छांटने के लिए कहा है, मैं आपको इसे पूरा अरेंज करा दूंगा। तो सबसे पहले एस के बेसिस पर तो ये वाले ग्राउंड है, ये एक्साइटेड है, इतना क्लियर हो गया क्योंकि एस की वैल्यू ज़्यादा है, डेल एस की वैल्यू। अब एल की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसके लिए एल की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। एल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है वो वाला ग्राउंड स्टेट टर्म बनता है। तो सबसे ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है? 3f। आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको अरेंज करना सिखा रहा हूँ। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3d वाले की। इससे ज़्यादा एनर्जी 3p, और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3s वाले की। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू इसकी मैक्सिमम है तो ग्राउंड स्टेट टर्म। इससे कम है, L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 0 है। तो L की वैल्यू जितनी कम होगी वो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, और ये हैं एक्साइटेड स्टेट वाले। अब इसके लिए बात करें तो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन बनेगा? 1f। फिर कौन बनेगा? 1d। और फिर कौन बनेगा? तो आपने इस पूरे को अरेंज कर दिया। आपसे इस क्वेश्चन को वो और एक स्टेप आगे पूछता तो ऐसे पूछ सकता था, बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सा है? तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड दैट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो अरेंज करने के लिए भी कह सकता है। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द आंसर इज 3f। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें, साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए। डिफाइन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड एंड इट्स टाइप विद एग्जांपल। देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें आपके पास मेटल एटम डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होता है, इसी को कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में डिपेंड करता है ये मेटल कहाँ का है। अगर ये मेटल sp ब्लॉक के होते हैं तो उन्हें कहते हैं मेन ग्रुप OMC। क्या कहते हैं? क्योंकि sp ब्लॉक को मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं तो उन्हें मेन ग्रुप OMC कहते हैं। अगर एलिमेंट मेटल जो है वो D ब्लॉक का होता है तो उन्हें ट्रांजिशन OMC कहते हैं। और अगर मेटल एटम F ब्लॉक का होता है तो उन्हें इनर ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अच्छे से जानते होंगे, कहाँ का मेटल है? एल्केली मेटल। CH3Li एल्केली मेटल मेन ग्रुप के एग्जाम्पल है, ठीक है।
और एग्जाम्पल की बात करें तो FeCO का होल 6, ये कार्बन मेटल से जुड़ा है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है और मेटल एटम D ब्लॉक का है, इसलिए ट्रांजिशन OMC कहते हैं आपके पास। और इनर ट्रांजिशन OMC। यूरेनियम कहाँ का एलिमेंट है? ये यूरेनियम कहाँ का एलिमेंट है? लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड सीरीज वाले का, लेंथेनम, सीरियम, प्रेसिडामियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम कहाँ का एलिमेंट है? लेंथेनॉइड का, लेंथेनाइड का F ब्लॉक का है। तो इनर ट्रांजिशन OMC के एग्जांपल है। तो क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड? व्हेन मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन एटम कॉल्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड एंड इट इज ऑफ मेनली 3 टाइप्स, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन एंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। दूसरा, ये मेटल कार्बोनिल्स हैं। जब मेटल एटम कार्बन से तो जुड़ा ही है लेकिन कार्बोनिल लिगेंड से जुड़ा होता है, इन्हें मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। और मेटल कार्बोनिल कंपाउंड भी आपके कई टाइप के हो जाते हैं, या दूसरे टाइप के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के एग्जांपल ये भी हैं। जब आपके पास मेटल एटम ऐसे जुड़ा हो जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो, तो इन्हें मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल चलता है KPtCl3C2H4, जीज सॉल्ट कहते हैं, इसका नाम है जीज सॉल्ट। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Pt और 3 तरफ क्या लगे हुए हैं? Cl और CH2 डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड से जुड़ा है। जब मेटल एटम पाई बॉन्ड से जुड़ा होता है तो पाई, मेटल पाई कॉम्प्लेक्स, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं तो मेटल सिग्मा बॉन्डेड OMC कह सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, और आपके पास मेन ग्रुप OMC, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये इनका क्लासिफिकेशन है। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, मैं इसमें कुछ लिंक के थ्रू इनका और डिटेल डाल दूँगा, आप लोग पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम आएगी तो। मैं इसे शॉर्ट में डिफाइन कर रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डिफाइन, ये तो हो गया सिलिकॉन्स एंड फॉस्फर, सिलिकॉन्स और उसके टाइप्स समझा दीजिए। तो सिलिकॉन्स और उसके टाइप्स के अगर मैं बारे में बात करूँ तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? जब आपके पास सिलिकॉन एटम ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन इस तरीके के कॉम्बिनेशन से कनेक्ट होते हैं तो सिलिकॉन के पॉलीमर बनते हैं, और सिलिकॉन के पॉलीमर को सिलिकॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन्स। और सिलिकॉन्स का एग्जाम्पल बनाएंगे कैसे? जब आप डाई एल्काइल डाई हेलो सिलिकॉन को हाइड्रोलिसिस करवाते हो। क्या करवाते हो? हाइड्रोलिसिस। तो क्या बाहर होगा यहाँ से? HCl, और 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, HCl, 2HCl बाहर, और क्या बन जाएंगे? डाई एल्काइल डाई हाइड्रोक्सी सिलिकॉन। और जब ये जो यूनिट होती है ये मोनोमर यूनिट होती है सिलिकॉन्स के पॉलीमर बनने के लिए, ये मोनोमर यूनिट है। अब इसकी बहुत सारी यूनिट जुड़ने वाली है, कैसे जुड़ेगी यहाँ पे समझते हैं। एल्काइल ग्रुप कुछ भी ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल कुछ भी ले सकते हैं। आर का मतलब तो समझते होंगे, एल्काइल होता है जनरली CnH2n+1, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी। तो इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये जब कनेक्ट होंगे आपसे कैसे जुड़ेंगे? R OH, यहाँ से H2O, फिर यहाँ से H और आगे वाले से OH, यहाँ से H और आगे वाले से OH। तो जब ये यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी तो कैसे कनेक्ट होंगी? SI R O, SI R O, और ये यूनिट आपस में कंबाइन होती चली जा रही हैं। तो ये आते हैं लीनियर सिलिकॉन्स। इन्हें क्या कहते हैं? लीनियर। अगर ये क्रॉस लिंक्ड जुड़े होते हैं, मतलब जैसे अगर मैंने ये ट्राई हाइड्रोक्सी वाला लिया होता, OH यहाँ भी ले लेता, तो नीचे वाले से भी जुड़ जाता। मतलब एक लाइन तो ये जुड़ी रही है, जैसे ये जुड़ रही है, एक लाइन और जुड़ती और इनके बीच में भी क्या आ जाते? तो उन्हें कहते हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। और अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनते हैं, जैसे इस टाइप का OSiO और 2 एल्काइल, ऐसे ही 2 एल्काइल 2 एल्काइल, तो ऐसे वाले को कहते हैं साइक्लिक सिलिकॉन्स। तो लीनियर, साइक्लिक, और आपके क्या? लीनियर, साइक्लिक एंड साइड चेन वाले और क्रॉस लिंक्ड वाले, इस टाइप के हो जाते हैं। इनके बेसिस पर सिलिकॉन्स और भी 4 टाइप के बन जाते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं? सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन ग्रीस, इस तरीके के इसके क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। बट एग्जांपल यही चलते हैं, लीनियर, साइक्लिक और ये वाले क्रॉस लिंक्ड वाले। तो 3 टाइप के ये सिलिकॉन्स के टाइप हो गए। आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो गए सिवाय ट्रांस इफेक्ट के, उसे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन छोटा था ट्रांस इफेक्ट वाला।
तो ट्रांस इफेक्ट को हम क्लियर करते हैं, ये क्या होता है। ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये ट्रांस सीरीज याद रखनी पड़ेगी, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसी है। जनरली ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये वीक 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 फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन में एग्जांपल आता है वो Cl और NH3 से आता है। आपको ये बात याद रख सकते हो कि Cl का ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज़्यादा होता है। अगर सिर्फ जैसे ट्रांस इफेक्ट पूछा है तो आपको इतना पता है Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है NH3 से, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो अभी हम बताते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रांस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझाता है। किसको? सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है ये? किसी का ज़िंदगी में आना और किसी का ज़िंदगी से चला जाना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन होगा किसके उससे, एक लिगेंड जाएगा और एक लिगेंड आएगा, और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। कौन से कंपाउंड में? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा, जैसे PtCl4 है, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा वो अपने ट्रांस पोजीशन से लिगेंड को हटाएगा और अपनी जगह पर कुछ और ले आएगा। जैसे इसकी रिएक्शन अगर मैं NH3 से करा दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कोई ट्रांस इफेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे लिगेंड कैसे हैं? एक जैसे। कहीं से भी Cl हटेगा, कहीं से भी एक Cl हटेगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? NH3 आ जाएगा। तो एक जगह NH3 आ गया, बाकी Cl 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 Cl। ये ट्रांस इफेक्ट ये भी डिसाइड करता है कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा या सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, इस बात को बताता है। अब आप बताओ कि Cl और NH3 में किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है? सीरीज़ के अकॉर्डिंग Cl का। तो वो अपने इससे NH3 को हटा देगा, और मैं लेकिन इसकी रिएक्शन दोबारा किससे करा रहा हूँ? NH3 से। तो ये अपने इसका क्योंकि ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो ये NH3 को हटाएगा और NH3 को ही जोड़ देगा, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसीलिए ये वाली रिएक्शन यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट होने के बावजूद भी नहीं लगेगा। एक्चुअली में आपका यहीं से Cl हटेगा, यहाँ से Cl नहीं हटेगा, उसके बगल वाले से हटेगा। तो यहाँ से Cl हटेगा और आपका जो NH3 बनेगा जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ जाएगा? इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा जहाँ मैंने जोड़ के दिखाया है। और प्रोडक्ट कैसा बन रहा है? दो सेम ग्रुप सेम साइड, सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। किसका? सिस। लेकिन अगर हम इसकी बात दोबारा से देखें, एक और एग्जांपल समझे ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए। PT, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? NH3 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 NH3। इतना तो समझते हो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी रिएक्शन मैंने Cl से कराई। किससे कराई? Cl से। तो एक जगह से NH3 हटेगा और क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो NH3 हटा और क्या आ गया इसकी जगह पर? एक Cl आ गया। बाकी तीन जगह पे तो क्या है आपके? NH3 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 चल रहे हैं, लेकिन एक जगह पर क्या आ गया? Cl आ गया। लेकिन अगर आपने फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन एक और क्लोरीन से कराई, क्लोरीन एटम से, अब यहाँ पे कोई भी ट्रांस इफेक्ट कुछ नहीं लगा, क्योंकि सब एक जैसे थे, एक ने हटना था एक ने जुड़ना था। अब इन दोनों में से क्लोरीन और अमोनिया में किसका ट्रांस इफेक्ट? ये तो सेम ही है, यहाँ तो ट्रांस इफेक्ट का रूल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर लग सकता है। इनमें से ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है? क्लोरीन का। तो ये अपने सामने वाले ट्रांस वाली पोर्शन से किसको हटा देगा? NH3 को रिमूव करवा देगा और उसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा आपका? Cl जुड़ेगा। और जब Cl जुड़ेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? Cl और यहाँ पर भी, और ये कैसा प्रोडक्ट बना है? दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो कैसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है? ट्रांस। और इसमें कैसा प्रोडक्ट हुआ था? तो यही है ट्रांस इफेक्ट। जो सबसे पहले तो आपको ट्रांस सीरीज समझनी पड़ेगी। जिस एलिमेंट, जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है वो अपने सामने वाले लिगेंड को क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट करा देता है, उसकी ज़िंदगी में किसी और को ले आता है। सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा वो इन बातों पर डिपेंड करता है। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छे लगे होगी